मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन तथा उत्पादन के साधन। सबसे पहले उल्लेख करेंगे उत्पादन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। विद्यार्थियों, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव द्वारा जो उद्यम किया जाता है या जो व्यवसाय किया जाता है वह व्यवसाय ही उत्पादन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति वह धन के द्वारा कर सकता है तथा धन आर्थिक प्रयत्नों द्वारा कमाया जा सकता है, अतः धन कमाने संबंधी समस्त कार्य उत्पादन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे एक लकड़हारे के लिए वृक्ष में ईंधन संबंधी तुष्टि उपयोगिता निहित है, परंतु एक खाती उस वृक्ष की लकड़ी से मेज, कुर्सी, किवाड़, अलमारी आदि अनेक प्रकार का सामान बनाकर धन कमा सकता है या कमा लेता है। इस प्रकार समस्त प्राकृतिक देन का विद्यमान स्वरूप में वह जहाँ जैसे भी है संभवतः कोई भी उपयोग नहीं है, किंतु मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा उन्हें उपयोगी बना देता है। उपयोगिता पैदा करने संबंधी मनुष्य का वह प्रयत्न उत्पादन क्रिया कहलाता है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के प्रयोग से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, परंतु वह स्वयं इनका निर्माण नहीं कर सकता। वह तो अपनी आवश्यकता अनुसार उनमें उपयोगिता का सृजन कर सकता है। उपयोगिता सृजन का ये कार्य उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अर्थ के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारों को जान लेना भी बहुत जरूरी है। पेंसन ने कहा है, उत्पादन का अर्थ किसी पदार्थ का निर्माण करना नहीं है, वरना इसका अर्थ किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता, क्षमता अथवा गुण में वृद्धि करना है। इसी प्रकार प्रोफेसर एली फेयरचाइल्ड, डॉक्टर वसु तथा प्रोफेसर फ्रेजर ने किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या बढ़ाने को ही उत्पादन कहा है। प्रोफेसर थॉमस फेयरचाइल्ड आदि अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन का अर्थ केवल उपयोगिता सर्जन अथवा उपयोगिता वृद्धि ही नहीं बताया है, वरना उन्होंने मूल्यों या आर्थिक उपयोगिता के सर्जन को उत्पादन बताया है। इसके अनुसार उपयोगिता के सर्जन और उपयोगिता वृद्धि के साथ साथ विनिमय मूल्य का सृजन भी उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगर किसी वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं है तो उसमें उपयोगिता सृजन अथवा उपयोगिता वृद्धि का कार्य उत्पादन नहीं कहा जा सकता है। फ्रेजर ने कहा है कि अगर उपभोग का अर्थ उपयोगिता निकाल लेना है तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता भर देना है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु में उपयोगिता सृजन या वृद्धि है। यहाँ उपयोगिता का तात्पर्य आर्थिक उपयोगिता से है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता पहले से ही विद्यमान होती है। मनुष्य अपने आवश्यकतानुसार उस वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर लेता है। मिट्टी गारे के रूप में मकान बनाने के काम आ सकती है और कुम्हार उसी मिट्टी से बर्तन बना लेता है। उत्पादन का अर्थ काफ़ी व्यापक है। सेवाओं में भी उपयोगिता सर्जन को उत्पादन कहा गया है। एक डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, ड्राइवर
नाई आदि अनेक व्यक्ति अपनी सेवाओं के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि करके उत्पादन कार्य करते हैं। अंत में प्रोफेसर हिग्स की उत्पादन की परिभाषा यहाँ देते हैं। प्रोफेसर जे.आर. हिग्स के शब्दों में उत्पादन का अर्थ उस क्रिया से है जिसका संचालन विनिमय के द्वारा दूसरों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। उपयोगिता सृजन करने की विभिन्न रीतियाँ। डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उत्पादन क्रिया निम्न प्रकार से उपयोगिता का सृजन करके संपन्न की जाती है। पहला है रूप परिवर्तन द्वारा, फॉर्म यूटिलिटी। खाती, दर्जी, कुम्हार, कृषक आदि रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं। खाती लकड़ी को मेज, कुर्सी आदि का रूप दे देता है, तो दर्जी कपड़े से पैंट, फुर्सत आदि बना देता है। इस प्रकार ये लोग वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी बनाकर उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ा देते हैं। स्थान परिवर्तन द्वारा, परिवहन के विभिन्न साधनों में लगे व्यक्ति कम महत्वपूर्ण स्थानों से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ा देते हैं। ये व्यक्ति खानों से कोयला, जंगलों से लकड़ी, नदी से रेत, उत्पादन केंद्रों की उत्पत्ति आदि वस्तुओं को उनकी मांग वाले केंद्रों में पहुंचाकर उनका विनिमय मूल्य बढ़ाकर उत्पादन का कार्य करते हैं। समय परिवर्तन द्वारा, टाइम यूटिलिटी। व्यापारी लोग अपने पास वस्तुओं का स्टॉक रखकर समय समय पर उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति करके उत्पादन का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, फसल के मौके पर खाद्यान्न, कपास, तिलहन, जूट आदि कृषि जन्य पदार्थ व्यापारी कृषक से खरीदकर दूसरी फसल आने तक उपभोक्ताओं की इन वस्तुओं की मांग पूरी करते रहते हैं। फसल के समय के अतिरिक्त अन्य समय पर इन वस्तुओं की उपयोगिता अधिक होती है। अधिकार परिवर्तन द्वारा, कृषक के पास कृषि जन्य पदार्थ, कारखाने के स्वामी के पास निर्मित माल, पुस्तक, प्रकाशक के पास पुस्तकों का स्टॉक इनके लिए बहुत कम महत्व के होते हैं। इनका माल उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचकर अधिक उपयोगी हो जाता है। जिसके कारण इस प्रकार उपभोक्ता के मध्य सक्रिय मध्यस्थ, दलाल, एजेंट, विज्ञापनकर्ता, मुद्रा का निर्माण करने वाले, बैंक सेवा, बीमा सेवा प्रदान करने वाले, यातायात व संचार में संलग्न आदि व्यक्ति अधिकारी परिवर्तन के कार्यों में सहायक बनकर उत्पादन का कार्य करते हैं। सेवा प्रदान करके, सर्विस यूटिलिटी। अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नर्तक, अभिनेता, इंजीनियर, मंत्री, नौकर, साइकिल सुधारने वाला, नाई आदि अनेक व्यक्ति समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करके उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये सभी उत्पादन का कार्य करते हैं, भले ही इनकी सेवा का कोई भौतिक रूप नहीं होता। ज्ञानवर्धन द्वारा, नॉलेज यूटिलिटी। व्यापारी, विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, समाचार पत्र, प्रकाशन आदि व्यक्ति उपभोक्ताओं की ऐसी अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं जिनके बारे में वह अनभिज्ञ होते हैं। ये उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी कराते हैं। उपभोक्ता इन्हें खरीदने लगते हैं, जिन्हें इन वस्तुओं का विनिमय मूल्य लागत की तुलना में बढ़ी हुई दरों पर देना पड़ता है। इस प्रकार ज्ञानवर्धन द्वारा मूल्य सर्जन करके उत्पादन कार्य किया जाता है। अब उत्पादन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संतुष्टि उत्पादन द्वारा को होती है। प्रत्यक्ष संतुष्टि व्यक्तिगत स्तर पर
तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक स्तर पर होती है। अतः उत्पादन का व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इसके महत्व को नीचे दिया जा रहा है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति धन द्वारा संभव है और हर प्रकार का धनोपार्जन उत्पादन कहलाता है। दूसरे मनुष्य अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से कुछ को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है तथा शेष वस्तुओं का विनिमय मूल्य प्राप्त करके अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उदाहरणार्थ, कृषक गेहूं का उत्पादन करता है। वह कुछ गेहूं घरेलू उपयोग के लिए रख लेता है। शेष को बाजार में बेचकर प्राप्त विक्रय मूल्य से मिर्च, मसाला, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई का सामान, खाद, बीज आदि अनेक वस्तुएं क्रय करता है। जीवन स्तर का प्रभावित होना। देश विशेष में उत्पादन क्रिया बढ़ने पर अधिक आर्थिक उपयोगिता का सृजन होता है। देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। बढ़ी हुई आय से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः जीवन स्तर उन्नत हो जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि देशों में उत्पादन अधिक होने के कारण ही इन राष्ट्रों के निवासियों का रहन सहन भारतवासियों की तुलना में, जहां उत्पादन की मात्रा कम है और उन्नत है। आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव। अधिक उत्पादन से देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। बढ़ा हुआ व्यापार आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समृद्धि उत्पादन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव। उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक समृद्धिशीलता बढ़ती है, रहन सहन का स्तर उन्नत होता है तथा उपभोग की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार लोगों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अधिक कर वसूल होते हैं, जो लोगों के हित के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्ति में व्यय कर दिए जाते हैं। उत्पादन की शैली का प्रभावित होना। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो उत्पादन का आज के युग में बहुत अधिक महत्व है। उन्नत एवं विकसित राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना से प्रेरित होकर विकासशील एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को जो सहयोग प्रदान करते हैं, उसके फलस्वरूप पिछड़े हुए राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की उत्पादन तकनीक का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार इनकी उत्पादन शैली भी उन्नत हो जाती है। उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोफेसर वेनम के अनुसार कोई भी वस्तु जो उत्पादन में सहायता पहुंचाती है उत्पादन का साधन है, अर्थात उपयोगिताओं अथवा मूल्यों के सृजन में जो तत्व सहायक होते हैं वे उत्पादन के साधनों के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मानव भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, वह तो अपने श्रम से उपयोगिताओं का सृजन कर सकता है। भौतिक वस्तुएं प्रकृति की निःशुल्क देन होती है, इन्हें भूमि कहते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से भूमि तथा श्रम उत्पादन के दो साधन होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भूमि तथा श्रम के अतिरिक्त पूंजी को भी उत्पादन का साधन मानकर उत्पादन के 3 साधन बताए हैं। उनके विचार में भूमि उत्पादन का आधारभूत साधन होता है, जिसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम की सहायता से प्रयोग किया जाता है। उन्होंने भूमि को उत्पादन का निष्क्रिय साधन माना है, श्रम को सक्रिय साधन माना है। आगे चलकर उन्होंने पूंजी को उत्पादन का एक साधन बताया है। उनके अनुसार उत्पादन में से सबसे पहले भूमि को हिस्सा मिलता है, इसके पश्चात श्रम को और अंत में पूंजी को। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था की सफलता को ध्यान में रखकर मार्शल ने संगठन को भी
उत्पादन का एक साधन माना है। साधन संगठन की व्याख्या उन्होंने प्रबंध तथा साहस के रूप में की है। इस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध तथा साहस उत्पादन के 5 साधन होते हैं। फर्स्ट, भूमि, लैंड। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह ही भूमि नहीं कहलाती, वरना भूगर्भ में तथा भू के ऊपर जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क देन विद्यमान है वे भूमि की श्रेणी में आती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति के मानव को निःशुल्क उपहार के रूप में प्रदान की है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, जंगल, नदी, पहाड़, समुद्र, भूमि की ऊपर सतह तथा खनिज संपदा आदि सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं। श्रम, लेबर। मनुष्य द्वारा धनोत्पादन की दृष्टि से किए गए सभी मानसिक एवं शारीरिक प्रयत्न श्रम की श्रेणी में आते हैं। मार्शल के अनुसार ये प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न किए जाकर पूर्णतः आंशिक रूप से धनोत्पादन की दृष्टि से किए जाते हैं। भूमि तो उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इसके प्रयोग से उपयोगिताओं का सृजन श्रम द्वारा होता है। इस प्रकार श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं अपरिहार्य साधन है। पूंजी, कैपिटल। उत्पत्ति का कुछ भाग अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रख लिया जाता है, जिसकी सहायता से भविष्य में उत्पादन के लिए यंत्र, मशीनें, कच्चा माल, श्रम के पारिश्रमिक भुगतान आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार उपार्जित धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है पूंजी कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में प्रकृति की निःशुल्क देन के अतिरिक्त पूंजी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। प्रबंध या संगठन। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे सुचारू रूप से काम लेने के लिए एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार भूमि, श्रम तथा पूंजी की व्यवस्था करके कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकता है। वह व्यक्ति ही संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आधुनिक बड़े पैमाने की प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में संगठनकर्ता उत्पादन की सफलता के लिए उत्पादन का एक अनिवार्य साधन बनता जा रहा है। साहस, एंटरप्राइजेस। उत्पादन के बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के व्यक्तिगत साधन अपर्याप्त रहते हैं, अतः इन्हें विभिन्न व्यक्तियों से जुटाकर उत्पादन चलाया जाता है। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबंध के रूप में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता पहुंचाई है उन्हें उनकी सहायतानुसार प्रतिफल चुकाते रहने की जोखिम जो व्यक्ति उठाता है तथा हानि लाभ का उत्तरदायित्व लेता है वह साहसी कहलाता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता तथा जोखिम बनी रहती है। साहसी इन्हें वहन करके उत्पादन के अन्य साधनों को उनके पारिश्रमिक की दृष्टि से निश्चित करने का जो गुरुतर भार उठाता है उसके कारण वह भी उत्पादन का एक अत्यावश्यक साधन है। उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण के बारे में कुछ अन्य विचार। कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार उत्पादन के केवल 2 साधन हैं, भूमि और श्रम। पूंजी, संगठन तथा साहस का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। संगठन व साहस तो श्रम के ही विशिष्ट रूप हैं और पूंजी नैवेकी सर्जित आर्थिक उपयोगिता का परिणाम है। प्रोफेसर वेनम ने उत्पादन के अनगिनत साधन माने जाते हैं। उनके मन में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन
तथा साहस उत्पादन कुशलता की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं, अतः इन्हें उत्पादन के साधनों की अलग अलग श्रेणी में गिना जाना चाहिए। ऑस्टिन अर्थशास्त्री बाइजर ने उत्पादन के साधनों का एक अलग ढंग से दो वर्गों में बांटा है। ऐसे साधन जो केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त किए जा सकते हैं विशिष्ट साधन हैं। इन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जिन साधनों का एक समय में कई वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता उन्हें अविशिष्ट साधन माना जाता है।